कहना शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की लाइव क्लासेस व्हाट्सएप पे चल रही हैं गूगल मीट के थ्रू। तो अगर आपको आगे की और इन्फॉर्मेशन लेनी है और लाइव क्लास अटेंड करनी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम आपको ऑथर के बारे में बताएंगे और आज हम पढ़ेंगे अंडर द बनियन ट्री बाय आर.के. नारायण। तो आर.के. नारायण इज अ शॉर्ट नेम, ओके। इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। सी, he was the South Indian, okay. He was born on 10th October 1906 in Madras Presidency. He was the South Indian. तो क्या होता है ना, साउथ इंडियन में जो नेम्स होते हैं वो लंबे इसीलिए होते हैं बिकॉज उनके नाम के अंदर उनके फादर का नेम और जहां वो रहते हैं, जिस गांव में वो रहते हैं, उसका नेम भी जुड़ा होता है। इसीलिए साउथ इंडियन नेम्स जो होता है ना, वो अगर उनका पूरा नाम पूछो तो वो बहुत लंबा होता है, इसी वजह से, ओके। ये बॉर्न हुए थे 10th अक्टूबर 1906 मद्रास प्रेसिडेंसी में। इनकी स्पाउस का नाम, स्पाउस मतलब वाइफ, इनकी वाइफ का नाम था रजम नारायण, ओके। इनको 2 अवार्ड मिले हैं। अवार्ड तो बहुत मिले हैं बट जो 2 मेन अवार्ड हैं दैट वाज पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। He was died on 13th May 2001, which is 2001, 13th May 2001, Chennai, in Chennai, okay. Now coming to the title Under the Banyan Tree, अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल जो है, सी आर.के. नारायण ने ना एक फिक्शनल टाउन बनाया था साउथ इंडिया की तरफ। अपनी नॉवेल्स में एक फिक्शनल टाउन बनाया था, उस टाउन का नाम था मालगुडी, ओके। सो ये जो मालगुडी टाउन था, जो भी स्टोरीज इन्होंने लिखी वो या तो इसके अंदर लिखी है या तो इसके चारों तरफ लिखी है। दैट मालगुडी टाउन वाज द मेन सेंटर, ओके। सो ये जो है ना अंडर द बनियन ट्री, ये स्टोरी जो है वो 1985 में अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज, इनका एक कलेक्शन आया था आर.के. नारायण जी का ही, उसमें पब्लिश हुई थी, ठीक है, उसमें आई थी। और ये एज अ कंक्लूडिंग स्टोरी है उसमें। एज अ कंक्लूडिंग स्टोरी मतलब हुआ, कंक्लूजन हम कब देते हैं, लास्ट में देते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टोरी ऑफ दैट कलेक्शन अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज, ओके। और ये स्टोरी ओरिजिनली अपेयर हुई थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज में, जो कि 1947 में पब्लिश हुआ था, ओके। तो ये था आपका टाइटल और आपके राइटर के बारे में नॉलेज, थोड़ी सी इतो से, ओके। 2 मेन थी। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, हम स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे और रूल्स आपको पता है। टेक्स्ट हाथ में ले लीजिए, रख दीजिए सामने, पेंसिल हाथ में ले लीजिए या फोन प्लग इन कर लीजिए और ध्यान से सुनते जाइएगा। द विलेज सोमल, नेस्लिंग अवे इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ मेम्पी, हैड अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300। एक विलेज था सोमल, नेस्लिंग अवे इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ मेम्पी। नेस्लिंग का मतलब होता है हिडन या प्रोटेक्टेड, ओके। Mempi was again the fictional place in the Malgudi, Malgudi, obviously, in the Malgudi, okay. Mempi was again, it is a fictional place. So Mempi क्या होता है ना, Mempi जो है वो एक फिक्शनल प्लेस होती है इसी स्टोरी में, और ये मैसूर और मद्रास का जो बॉर्डर है वहां पे पाई जाती है, ठीक है। पाई जाती है इन अ सेंस, आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, फिक्शनल है ये, ठीक है। गूगल मैप पे ढूंढने मत लग जाना मेम्पी फॉरेस्ट कहाँ पे है, बिकॉज ये फिक्शनल है। तो मेम्पी फॉरेस्ट का जो ट्रैक था वहीं पे एक जगह छुपी हुई थी, एक विलेज छुपा हुआ था जिसका नाम था सोमल। हैड अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300, और उस विलेज में 300 से कम लोग रहते थे, मतलब अराउंड मैक्सिमम लोग अगर हम काउंट करने चले पॉपुलेशन वहां की तो वो 300 थी। It was in every way a village to make the heart of a ruler reformer sink. मतलब हर तरीके से वो विलेज एक ऐसा विलेज था जिसको देखने के बाद किसी भी रूलर इंसान का दिल जो है वो बैठ जाएगा, ओके। It stank
a small expanse of water right in the middle of the village, served for drinking, bathing, and washing the cattle, and it bred malaria, typhoid, and heaven knew what else. Okay, so विलेज जो था उसके मिडिल में, ठीक है, उसके बीच में एक टैंक था जो कि वाटर का एक्सपेंस था, मतलब जहाँ पे पानी था, और वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता था, बाथिंग के लिए भी यूज होता था, और केटल्स जो होती हैं हमारे पास, केटल्स काऊ वगैरह जो होते हैं, काऊ ऐसे जानवर जिनको हम पाल सकते हैं, ओके, दोज आर केटल्स। तो केटल्स जो थी उनको वॉश करने के लिए भी वो पानी यूज होता था। एंड इट ब्रेड मतलब फैलाना, पैदा करना, नॉट पैदा करना सी ब्रेड का मतलब पैदा करना ही होता है, बट मलेरिया कोई पैदा नहीं कर सकता ना, फैला सकता है। सो डिसीजेस के लिए हम फैलाना यूज करते हैं, दैट इज व्हाई हियर वी विल से कि वो मलेरिया, टाइफॉइड और पता नहीं और क्या क्या बीमारियां वो फैलाता था, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर गंदा पानी पड़ा रहेगा तो उससे मॉस्किटोज जनरेट होता है ना, मॉस्किटोज होते हैं, एंड देन उसके बाद मलेरिया वगैरह इन्हीं से फैलता है, मॉस्किटो से ही। The cottages sprawled anyhow, and the lanes twisted and wriggled up and down and strangled each other. अब जो घर थे, cottages मतलब घर जो थे, जो झोपड़ियां थी वहां पे, वो कहीं भी बनाई हुई थी, मतलब एक कोई सीक्वेंस, एक कोई मैप नहीं था उनका, जिसका जहां बनाया वो वहीं पे घर बना दिया था। और जो वहां की लेन थी वो बहुत ही ट्विस्टेड थी और आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, ठीक है, जैसे बेसिकली गांव में होती हैं गलियां, एक गली से निकलो आप दूसरी गली में वापस आ जाओगे। सो दैट इज समथिंग, यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन करी जा रही है। द पॉपुलेशन यूज द हाईवे एज द रिफ्यूज ग्राउंड एंड इन द बैकयार्ड ऑफ एवरी हाउस ड्रेन वाटर स्टैग्नेटेड इन ग्रीन पुडल्स। सी अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहां पे जो हाईवे था उसको एक रिफ्यूज ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। रिफ्यूज ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड जिसका कोई काम ना हो, इस तरीके से उस हाईवे को यूज किया जाता था। और हर घर के बैकयार्ड में यानी पीछे की तरफ पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता था और उसके ऊपर ग्रीन पुडल्स यानी काई जम जाती थी। आप लोग जब ट्रेन से जाते हो कहीं पे तो आप लोग ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे पानी जमा होता है और पूरा हरा 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 ऊपर से एल्गी जमी होती है। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस गांव में ऑलमोस्ट हर घर के पीछे ऐसा आपको देखने को मिलता। सच वॉज द विलेज, ऐसा था वो विलेज। It is likely that the people of the village were insensitive, but it is more than likely that they never noticed their surroundings because they lived in a kind of perpetual enchantment. Okay. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता था उस विलेज को देखने से कि वहां के लोग बहुत ज्यादा insensitive हैं, but it is more than likely that they never noticed। और ये इससे भी ज्यादा मतलब वहां के लोग सेंसिटिव तो है, ये तो लगता ही था, बट इससे भी ज्यादा ये लगता था कि वो अपने आसपास की जो गंदगी है उसको नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप में इतना मस्त है, उनको फिक्र ही नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। उनको जैसे होता है ना, कुछ लोगों को गंदगी में रहने की आदत पड़ जाती है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को एक जब पर्टिकुलर हैबिट पड़ जाती है तो वो उसमें कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो फिर नोटिस नहीं करते कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो वही चीजें इसमें कहा गया है। द एन्चेंटर वॉज नम्बी द स्टोरी टेलर। अब यहाँ पे जो एन्चेंटर था वो नम्बी था, उसका नाम नम्बी था, ही वॉज द स्टोरी टेलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि उसको एन्चेंटर क्यों बोला गया, गांव में तो और लोग भी थे ना। सो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। He was a man of about 60 or 70. वो 60 से 70 साल का था वो आदमी। और was he 80 or 180? Who could say? या फिर वो 80 साल का था या 180 साल का था, कौन ही बता सकता है। In a place so much cut off as Somal. Okay, so cut off का मतलब यहाँ पे है रुकना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह पे रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि सोमल एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे इंसानों को रुकना पड़ता था, मतलब जो लोग वहां पे रह रहे थे उनको थोड़ी थोड़ी देर पे रुकना पड़ता था। इतने सारे स्टॉपेज थे उस विलेज में। एग्जाम्पल देने के लिए आगे के लिखा है द नियरेस्ट बस स्टॉप वाज 10 miles, मतलब कि
आप खुद सोचो, बस 10 माइल पे ही, 10 मील्स पे ही बस स्टॉप था। आप कहीं से चलो और 10 माइल पे ही बस स्टॉप आ जाए। 10 माइल इज अ वेरी 10 माइल्स इज अ वेरी स्मॉल गैप, यू नो। सो वही कि इतने एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया कि इतने छोटी छोटी जगह पे रुकना पड़ता था। रेकनिंग कुड हार्डली बी इन द फैमिली मेजर ऑफ टाइम। इफ anyone asked Nambi what his age was, he referred to an ancient famine of an invasion or the building of a bridge and indicated how high he had stood from the ground at the time. अब क्या होता था, इसमें बोला गया है कि रेकनिंग जो थी वो इट इज हार्डली बी इन द फैमिली मेजर ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत ही कम समय में हो सकता था कोई भी काम। छोटी छोटी जगह थी ना, बहुत जल्दी से गए जल्दी से आ गए, फिर थोड़ी दूर पे, तो दैट इज द थिंग कह रहे हैं। और क्या होता था कि जब नंबी से कोई उसकी एज पूछता था, ठीक है, तो वो क्या बोलता था, सी क्या होता है ना, जो ओल्ड लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनको एग्जैक्टली अपनी एज नहीं पता होती है। जब आप उनसे अपनी एज पूछोगे ना, तो वो पुराने रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हैं कि मैं उस टाइम से हूँ, समझ रहे हो। तो दैट वाज द थिंग जो नंबी भी करते थे। ओके, नंबी जो है वो एंशियंट इन्वेशन, किसी भी जो बहुत ही पुराना ब्रिज है या बिल्डिंग है या फिर जो भी फेमाइन हुई है, मतलब जैसे कहते नहीं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के टाइम से हूँ, वैसे टाइप का, ठीक है, वो ऐसे बोल देते थे। और वो ये दिखाते थे लोगों को कि देखो मैं इतने लंबे समय से आ रहा हूँ और अभी भी हूं तुम लोगों के बीच में। वो ये रियलाइज कराते थे जो भी उनकी एज पूछता था उसको। He was illiterate in the sense that the written word was a mystery to him, but he could make up a story in his head at the rate of one a month. Each story took nearly 10 days to narrate. वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि वो कोई शब्द समझ पाए लिखा हुआ। अगर कुछ उनको लिख के दे दिया जाए तो वो उनके लिए मिस्ट्री की तरह होता था। लेकिन बट he could make up a story in his head at the rate of one a month. लेकिन वो अपने माइंड में स्टोरीज बनाया करते थे, और उनकी जो स्टोरीज बनाने की स्पीड थी ना, मतलब हर महीने वो एक स्टोरी तो बनाते ही बनाते थे अपने आप से। Each story took nearly 10 days to narrate. और हर स्टोरी इतनी लंबी होती थी कि वो 10 दिन लेती थी नरेट होने में, यानी वो स्टोरी सुनाने में वो 10 दिन लेते थे। What does this line shows about Nambi? कि he was the storyteller. Okay. His home was the little temple which was at the very end of the village. उसका जो घर था, वो जो है नंबी का जो घर था, वो जो है छोटा सा टेम्पल था और वो विलेज के एकदम आखिरी में था। Now this is the point जहां पे हमें पता लगता है कि नंबी को इंचेंटर क्यों बोला गया। नंबी को इंचेंटर इसलिए बोला गया बिकॉज नंबी का घर सबसे आखिरी में था। अगर आप किसी रूट से जा रहे हो और आपका घर सबसे आखिरी में है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप शुरू से लेके अंत तक की कंडीशन देख पाओगे, राइट। दैट इज वाई इंचेंटर यहाँ पे नंबी को ही कहा गया है। No one could say how he had come to regard himself as the owner of the temple. ये बात किसी को नहीं पता थी कि वो अपने आप को टेम्पल का ओनर कैसे बताता था। The temple was a very small structure with red striped walls. टेम्पल जो है बहुत ही छोटा सा बना हुआ था। वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर मतलब बहुत छोटा सा बना हुआ था, और रेड स्ट्राइप वॉल थी उसमें, ठीक है, जो दीवार थी उसमें रेड स्ट्राइप थी, विद अ स्टोन इमेज ऑफ द गॉडेस शक्ति इन द sanctum, with a stone image of the goddess Shakti in the sanctum. Sanctum basically एक प्राइवेट प्लेस होती है, या कह लीजिए होली प्लेस होती है। ओके, सो स्टोन मतलब उस टेम्पल में शक्ति की, भगवान शक्ति की मूर्ति रखी हुई थी, स्टोन इमेज मूर्ति रखी हुई थी उस होली प्लेस पे, टेम्पल को कहा गया है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द टेम्पल वॉज नंबीज हाउस। जो आगे का पोर्शन था टेम्पल का, वो नंबी का घर था। फॉर ऑट इट mattered, any place might be his home, for he was without possessions. Okay, so
ये उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज क्या था कि नंबी का कहीं पे भी घर हो सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ पोजीशंस नहीं थे। मतलब कि पोजीशन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास घर है, ठीक है, सामान है रखने का, तो आपको एक जगह पे रखना ही, मतलब सेटल होना ही पड़ेगा। बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास बहुत लिमिटेड चीजें थी। ये यहाँ से हमें पता लगता है। All that the possessed was a broom with which he swept the temple. अब ये बता रहे कि उनके पास क्या क्या था। तो उनके पास एक झाड़ू थी जिससे वो टेम्पल में झाड़ू लगाते थे। एंड ही हैड ऑल्सो अ कपल ऑफ धोतीज एंड अपर क्लोथ। उनके पास 2 धोतीज थी और अपर क्लोथ था, ठीक है, यानी 2 कपड़े थे कुल मिला के। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे इन द शेड ऑफ द banyan which spread out its branches in front of the temple. अब क्या होता था, वो ज्यादातर समय अपना जो बनियन ट्री था उसके नीचे ही बैठ के बिताते थे, जिसकी ब्रांचेस जो है वो टेम्पल के सामने थी, यानी वो जो पेड़ था वो मंदिर के सामने बना हुआ था। When he felt hungry, he walked into any house that caught his fancy and joined the family at dinner. और जब उन्हें भूख लगती थी तो वो किसी के भी घर पे चले जाते थे, जो भी घर उन्हें उस समय अच्छा लग रहा होता था उस घर में चले जाते थे और उसी फैमिली के साथ डिनर कर लेते थे। ये गांव में बहुत होता है, मतलब लाइक जो गांव होते हैं ना वहाँ पे बहुत होता है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप जा सकते हो, मांग सकते हो, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड लोग रहते हैं और सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं। He hardly ever had to go out in search of a company. और उन्हें बाहर मुश्किल से ही बाहर जाना पड़ता था कि अपनी कंपनी को ढूंढने के लिए। For the banyan shade served as a clubhouse for the village folk. अब विलेज में जो लोग रहते थे, ऐसा क्यों होता था कि उनको बहुत कम जाना पड़ता था अपनी कंपनी ढूंढने के लिए, क्योंकि विलेज में जो लोग रह रहे होते थे ना, वो उनके लिए भी जो बनियन ट्री था वो क्लब हाउस की तरह था। क्लब हाउस बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम इंडोर्स गेम खेल सकते हैं, जहाँ पे हम बैठ के बातें कर सकते हैं। सो वही कह रहे हैं कि मतलब कहने का ये है कि बनियन ट्री के ही नीचे सब बैठ के अपना बातचीत वगैरह करते थे। All through the day people came seeking Nambi's company and squatted under the tree. All through the day people came seeking Nambi's company and squatted under the tree. अब दिन में क्या होता था, अक्सर लोग आ जाते थे नंबी के पास और नंबी के पास वही बनियन ट्री के पास नंबी के साथ बैठ जाते थे। If he was in a mood for it, he listened to their talk and entertained them with his own observations and anecdotes. Okay, so अगर क्या होता था कि लोग आके बैठ जाते थे, फिर अगर नंबी जो है वो मूड में होते थे तो नंबी क्या करता था कि वो उनकी बातें सुनता था और उनकी बातें सुनने के बाद वो खुद भी इंटरटेन करता था, जो भी उसने ऑब्जर्व किया है वो बता करके, या फिर एनेक्डोट्स हम किसको कहते हैं, जो भी रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी होती है ना, रियल लाइफ इंसिडेंट पे या इवेंट पे बेस्ड जो भी स्टोरीज होती हैं उन्हें हम एनेक्डोट्स बोलते हैं। ओके, सो वो ऐसी स्टोरी नरेट करके उनका एंटरटेनमेंट करते थे। When he was in no mood, he looked at the visitors sorely and asked. अब जब वो मूड में नहीं होते थे तो वो अपने विजिटर्स को सोरली यानी रूखेपन से, बहुत ही जैसे हम इरिटेट होके नहीं बोलते हैं उस तरीके से देखते थे और पूछते थे, What do you think I am? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? Don't blame me if you get no story at the next moon. अब तुम मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम्हें अगले मून यानी चांदनी रात, ओके, बेसिकली यहाँ पे मून से चांदनी रात का रेफरेंस है कि अगर अगली चांदनी रात में तुम्हें कोई स्टोरी ना मिले तो मुझे मत ब्लेम करना। Unless I meditate, how can the goddesses give me a stray? मतलब जब तक मैं मेडिटेट नहीं करूंगा या जब तक मैं पूजा नहीं करूंगा भगवान की, भगवान मुझे कैसे ज्ञान देंगे। हम लोग कहते हैं ना कि विद्या माँ की पूजा करो तभी विद्या आएंगी, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ओके, वही चीज है, वही चीज नबी कह रहा है कि अगर मैं मेडिटेट ही नहीं करूंगा या भगवान की पूजा ही नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा, कैसे मुझे वो स्ट्रे देंगी, स्ट्रे कह सकते हो कि कैसे वो मुझे आशीर्वाद देंगी, ज्ञान देंगी। ओके, डू यू थिंक स्टोरीज फ्लोट इन द एयर? यहाँ पे हाइपरबोल का यूज हुआ है। नंबी क्या बोल रहा है, तुम्हें क्या लगता है स्टोरी जो है वो हवा में उड़ती रहती हैं?
and he moved out to the edge of the forest and squatted there, contemplating the trees. और फिर वो वहां से चला जाता है और फॉरेस्ट में जा करके ट्रीज के पास बैठ जाता है और उनको देखता रहता है. देन ही गॉन टू हिज प्रोसेस, मेडिटेट वगैरह करने लग जाता है वो. On Friday evenings, the village turned up at the temple for worship. When Nambi lit a score of mud lamps and arranged them around the threshold of the sanctuary. Okay, so evening में क्या होता है? Friday evening में जो village है, वो village के लोग जो है वो temple पे आते हैं पूजा करने के लिए. उस टाइम पे नम्बी जो है वो क्या कर रहे होते हैं? नम्बी मड लैम्प्स, मिट्टी के जो दिए होते हैं, कई सारे मिट्टी के दिए वो अरेंज करते हैं, उनको जलाते हैं और दहलीज पे, ये थ्रेशोल्ड मतलब होता है एंट्रेंस की दहलीज पे. तो जो टेम्पल होता है उनका घर सामने होता है ना, तो घर की दहलीज पे और फिर टेम्पल पे वो दिया जला करके रख देते हैं. He decorated the image with flowers which grew wildly in the backyard of the temple. और जो गॉडेसेस शक्ति की मूर्ति होती है उसको वो फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं, उन फ्लावर्स से जो टेम्पल की ही बैकयार्ड में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, वाइल्डली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे वाइल्डली से मतलब है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उगे हुए होते हैं. He acted as the priest and offered to the goddesses fruit and flowers brought in by the villagers. और फिर वो प्रीस्ट पुजारी की तरह एक्ट करते हैं और जो भी लोग फूल या फिर फल लाते हैं भगवान की मूर्ति पे चढ़ाने के लिए उनको चढ़ाते हैं. On the night he had a story to tell. On the night he had a story to tell. He lit a small lamp and placed it in a niche in the trunk of the banyan tree. अब जो है नाइट में क्या होता है, उनके पास स्टोरी होती है बताने के लिए, तो वो छोटे से लैंप को जलाते हैं और उसको जो बनियन ट्री की ट्रंक होती है ना उस पे टांग देते हैं. ठीक है, वो उनकी रोज की जॉब होती है. ओके, नीच मतलब होता है रोज रोज. ठीक है, जो काम आप रोज रोज करो उसको हम नीच भी कह सकते हैं. ओके, सो रोज वो यही करते हैं, लैंप लिट करते हैं, उसको बनियन ट्री पे की ब्रांच पे टांग देते हैं रात में और लोगों को स्टोरी सुनाते हैं. Villagers as they returned home in the evening saw this, went home and said to their wives, now hurry up with the dinner, the storyteller is calling us. अब जब विलेजर्स ये सब उनको करते हुए देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ये स्टोरी सुनाएंगे, तो वो अपने घर वापस जाते हैं और अपने घर जाके अपनी वाइफ से कहते हैं कि सुनो जल्दी करो, जल्दी जल्दी से डिनर करो, क्योंकि स्टोरी टेलर जो है वो हमें बुला रहे हैं. स्टोरी टेलर नम्बी जो है वो हमें बुला रहे हैं. As the moon crept up behind the hillock, crept मतलब होता है रेंगना, hillock मतलब छोटी सी पहाड़ी. ओके, तो क्या लिखा है? As the moon crept up behind the hillock, men, women and the children gathered under the banyan tree. जैसे जैसे जो चंद्रमा है वो उस छोटी पहाड़ी के पीछे जाता है धीरे धीरे करके, वैसे वैसे जो है जो आदमी है, बच्चे हैं, औरतें हैं उस गांव की, वो बनियन ट्री के पास आके बैठ जाती हैं. द स्टोरी टेलर वुड नॉट अपेयर येट, लेकिन स्टोरी टेलर जो है वो अभी तक नहीं आया होता है. He would be sitting in the sanctum before the goddesses with his eyes shut in deep meditation. अब क्या बता रहे हैं कि अब वो जब वो आया नहीं है तो वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, तो वो जो है एक अनुमान लगाते हैं कि he would be sitting, वो जो है गॉडेस शक्ति जो है उनके पास बैठा होगा, बैठे होंगे टेम्पल में अपनी आंखें बंद करके और डीप मेडिटेशन में होंगे इस वक्त. He sat thus as long as he liked and when he came out, वो तब तक बैठते हैं जब तक उनको अच्छा लगता है वैसे बैठना, फिर वो बाहर आते हैं. फिर जब वो बाहर आते हैं with his forehead ablaze with ash and vermilion, ablaze मतलब burning, जब वो बाहर आते हैं तो उनकी फोरहेड पे जो है वो टीका लगा होता है, मतलब एश और वर्मिलियन मतलब होता है सिंदूर. जो फीमेल गॉडेसेस होती हैं हम उनको सिंदूर चढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए उनकी मत्थे पे सिंदूर लगा होता है. तो वही वो कह रहे हैं सिंदूर और ऐश से उनका मत्था जो है जल रहा होगा जब वो बाहर आएंगे. तो he took his seat on a stone platform in front of the village. He
took his seat on a stone platform in front of the temple. टेम्पल के सामने जो स्टोन प्लेटफॉर्म बना होता है, जहाँ पे क्या होता है ना, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा उनकी चारों तरफ चबूतरा बना होता है स्टोन से, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो बना होता है और वो जाते हैं नंबी और उसी पे बैठ जाते हैं. He opened the story with a question. अब वो स्टोरी को ओपन करते हैं क्वेश्चन के साथ. Jerking his finger towards a vague, far away destination, he asked, 1,000 years ago, a stone throw in that direction, what do you think there was? अब जैसे हम जो बोलते हैं ना बहुत समय पहले की बात है, तो ऐसे ही करके ये दिस वाज द एक्शन, ऐसे ही करके यहीं पे बताया गया है. जर्किंग हिज फिंगर टुवर्ड्स अ वेग, यानी कि ऐसे दूर की तरफ इशारा करके वो ये पूछते हैं कि 1,000 years ago, बहुत टाइम पहले, a stone's throw in that direction, what do you think there was? और क्या लगता है तुम्हें वहां पे क्या होगा? ये स्टोन भी वो फेंकते हैं. It was not the wheat covered waste it is now for donkeys to roll in. बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन करिएगा. ओके, मैं पढ़ रही हूँ, आप अंडरलाइन करिएगा. It is not the weed covered waste it is now for donkeys to roll in. It was not the ash pit it is now. It was the capital of the king. वो ये कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें क्या होगा, वो पहले पूछते हैं, उसके बाद वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से आज चीजें हैं उस तरीके से उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी. जिस तरीके से आज जो है वो वेस्ट होता है डंकीज के लिए, जब चारा मतलब जो हम डंकीज को जो देते हैं खाने को, उसमें जिस तरीके से वीड और वेस्ट कवर्ड है, वीड कवर्ड वेस्ट यानी कि गेहूं जिसमें वेस्ट मिला हो. ठीक है, जो ऑब्वियसली साफ नहीं होता है ना, हम कुछ भी दे देते हैं गाय भैंसों को खाने को. डंकीज मतलब जो कैटल होते हैं उनको हम कुछ भी दे देते हैं खाने को. तो यही वो कह रहे हैं कि वो अब वैसा उस टाइम पे नहीं था. ठीक है, इट वॉज नॉट द एश पिट इट इज नाउ. जैसे आज एश पिट हो रखी है, ठीक है, वैसे एश पिट मतलब कि गोबर देखा होगा आपने आजकल कितना स्मेल करने लगा है, वैसा उस टाइम पे नहीं था. It was the capital of the king. उस टाइम पे ये किंग का कैपिटल हुआ करता था. The king would be दशरथ, विक्रमादित्य, अशोक और एनीथिंग. ठीक है, अब वो किंग्स के नाम लेते हैं कि किंग्स जो है वो कोई भी किंग्स हो सकते हैं, दशरथ भी, अशोका भी, विक्रमादित्य भी. ओके, anyone that came into the old man's head. वो मतलब वही कि किंग्स के नाम वो लेते रहते हैं, हर उस किंग का नाम लेते हैं जो जो उस वक्त उनके दिमाग में आते हैं. The capital was called कपिला, कृदपुरा और anything. जो कैपिटल होती है वो उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कपिला भी एक कैपिटल थी, कृदपुरा भी एक कैपिटल थी. ये सब एंशिएंट नेम है. When you will see, एक्सप्लेन करने को मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री. ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, विक्रमादित्य वगैरह के टाइम से. ओके, ओपनिंग दस द ओल्ड मैन वेंट ऑन विदाउट अ पॉज फॉर 3 hours. और जब वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली 3 hours तक उस स्टोरी को सुनाते हैं. By then, brick by brick, the palace of the king was raised. Underline this line. By then, brick by brick, the palace of the king was raised. और तब तक एक एक करके किंग का जो पैलेस है, मतलब किंग का जो महल है, वो धीरे धीरे करके बिग बाय बिग यानी धीरे धीरे करके बनाया जाता है. ये लाइन ये कहना चाह रहे हैं आर.के. नारायण इस लाइन से कि वो हर छोटी छोटी डिटेल्स स्टोरी के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में लोगों को बताते थे. The old man describing the dazzling Durbar hall where sat 100 vassal kings, ministers and subjects. In another part of the palace, all the musicians in the world assembled and sang, and most of the songs were sung over again by Nambi to his audience. अब क्या करते थे नंबी जो है, नंबी मैंने बताया ना कि हर छोटी छोटी डिटेल्स देते थे, तो वो जहाँ पे दरबार जो लगता था, ओके, डैजलिंग दरबार, मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया था, ओके, सॉरी फॉर दैट.
जो भी दरबार लगता था जहाँ पे किंग्स मिनिस्टर्स बैठ के डिस्कस करते थे सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। फिर नंबी ये बताता है कि उस पैलेस के दूसरे पार्ट में म्यूजिशियंस बैठते थे और वो गाना गाते थे, और जो गाना वो गाते थे वो नंबी अपनी ऑडियंस को बार बार गा गा कर सुनाते थे। And he described in details the pictures and trophies that hang on the wall of the palace. और फिर यहाँ तक कि वो उस पैलेस की में जो भी ट्रॉफीज और पेंटिंग्स लगी रहती थी उनको भी डिस्क्राइब करते थे। ओके, इट वॉज स्टोरी बिल्डिंग ऑन एन एपिक स्केल। अगेन अंडरलाइन दिस लाइन, इट वॉज स्टोरी बिल्डिंग ऑन एन एपिक स्केल। सी एपिक जो है वो पोएट्री का भी एक फॉर्म होता है। एपिक पोएट्री बहुत लंबी पोएट्रीज होती हैं। ओके, सो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो स्टोरी बिल्डिंग थी उनकी वो बहुत ही एपिक स्केल की थी, यानी वो बहुत बड़ी होती थी। The first day barely conveyed the setting of the tale, and Nambi's audience as yet had no idea who were coming into this story. पहला दिन था आज, मतलब जब वो नंबी स्टोरी सुना रहे थे तो उस दिन पहला दिन था, और मुश्किल से उस एक दिन में उन्होंने सिर्फ सेटिंग बताई होगी उस स्टोरी की, कि उस स्टोरी की सेटिंग कहाँ है, कहाँ पे वो प्लेस ले रही है। नंबीज ऑडियंस, और अभी तक नंबी की जो ऑडियंस थी जो उसको सुन रही थी उसको कोई अंदाजा नहीं था कि इस स्टोरी में आने कौन से कैरेक्टर वाला है, मतलब कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं था उनकी ऑडियंस को। एज द मून स्लिप्ड बिहाइंड द ट्री ऑफ मेम्पी फॉरेस्ट, जैसे 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 चंद्रमा जो है वो मेम्पी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है नहीं छिप जाता है, नंबी सेड, नाउ फ्रेंड्स, मदर सेज दिस विल डू फॉर द डे। अब नंबी अपने फ्रेंड नंबी क्या बोलता है ऑडियंस से कि अब इतना काफी होगा आज के लिए। मम्मी कह रही हैं कि इतना काफी होगा आज के लिए। He abruptly rose, went in, lay down and fell asleep long before the babble of the crowd ceased. अब वो इतना बोलते हैं और बहुत ही रूखेपन से उठते हैं, अंदर जाते हैं, लेटते हैं और सो जाते हैं। अभी नॉइज जो है, ठीक है, बैबल मतलब होता है लाउड नॉइज, ऑफ द क्राउड सीज्ड, सीज मतलब स्टॉप। अभी जो ऑब्वियसली इतने लोग बैठे हैं, जब वो उठ करके जाएंगे तो आवाज तो होती है, तो उसी आवाज की बात हो रही है कि वो आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी, और ये नंबी जो है ये उठे बहुत ही रूखेपन से, अंदर गए, लेटे और सो गए। अभी आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ये था हमारा पार्ट 1। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडीइंग।